आज हम पढ़ेंगे पादप जनन के बारे में। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। 12.1 जनन की विधियां। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती थी कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1 गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। चित्र 12.1 शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ अथवा मूल के निकलने और नई यहाँ पर चित्र 12.1 में किसी गुलाब के तने की कलम से जनन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये पर्व संधि है और यहाँ पर अक्ष से जुड़ी हुई कलिका को दिखाया गया है। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे? इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा।
पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं पर्रों या अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। चित्र 12.2 कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक यहाँ पर चित्र 12.2 में आलू की आंख से अंकुरित होता हुआ पादप दिखाया गया है। यहाँ पर इसको आंख बोलते हैं। तो यहाँ पे आलू की आंख से अंकुरित होता हुआ पादप दिखाया गया है। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्रियाकलाप 12.2 एक ताजा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। क्षत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों का मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। चित्र 12.3 में दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 12.3 में अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से एक नए पादप अंकुरित होते हुए दिखाया गया है। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। चित्र 12.4 यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती हैं। कुछ पादपों की जड़ें अथवा मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डहेलिया या डालिया इसको बोलते हैं। यहाँ पर चित्र 12.4 में ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, ये नया पादप है। ये इन कलिकाएं को दिखाया गया है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग या विलगन हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। वो जो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता या जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप आप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन आपने अपने ईस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक एकल कोशिका या एक कोशिक जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं।
क्रियाकलाप 12.3 शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर उसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव्य की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट कोशिका को देख सकते हैं चित्र 12.5 के में। यहाँ पर चित्र 12.5 में ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये ईस्ट कोशिका है। यहाँ पर विकसित होता हुआ मुकुल को दिखाया गया है। ये नवीन मुकुल हो गया और यहाँ पर ये मुकुलनों की श्रृंखला बन चुकी है। इस तरह से ईस्ट में मुकुलन की विधि क्रियाविधि होती है। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन अपने तालाबों या ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के औपंखी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए यहाँ पर चित्र 12.6 में स्पायरोगाइरा एक शैवाल में खंडन को दिखाया गया है। देखे होंगे ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। चित्र 12.6 में यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 12.7 के अनुसार बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों यहाँ पर चित्र 12.7 में कवक में बीजाणु द्वारा जनन। यहाँ ये कवक जाल है। यहाँ पर बीजाणु दानी को दिखाया गया है और ये बीजाणु होते हैं तो कवक में बीजाणु द्वारा जनन को दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 12.8 में फर्न में बीजाणु द्वारा जनन को दिखाया गया है। इसको बीजाणुधानी पुंज बोलते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र बीजाणुधानी पुंज। को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं
द्वारा होता है, जैसे चित्र 12.8 में दिखाया गया है। 12.2 लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। चित्र 12.9 के अनुसार क्रियाकलाप 12.4 सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं, वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों यहाँ पर पुंकेसर को दिखाया गया है। पुंकेसर के इस भाग को पुतंतु बोलते हैं और यहाँ पर ऊपर वाले इस भाग को परागकोश बोलते हैं। यहाँ पर जनन अंगों का ये चित्र है। चित्र 12.9 जनन अंग। ऊपर पुंकेसर को दिखाया गया था, यहाँ पर स्त्रीकेसर को दिखाया गया है। यहाँ पर इस भाग को अंडाशय बोलते हैं, इसको बीजांड बोलते हैं, इस भाग को वर्तिका और ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? चित्र 12.9 ए परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। चित्र 12.9 बी लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनज बनता है। वो जो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। परागकण सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वे वायु अथवा जल द्वारा भाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प वो जो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्व परागकण कहते हैं। चित्र 12.10 ए जब यहाँ पर चित्र 12.10 में पुष्प में परागकण दिखाया गया है, एवं में स्व परागकण को दिखाया गया है। यहाँ पर ये वर्तिकाग्र को दिखाया गया है और इसको परागकण बोलते हैं। यहाँ पर परागण दिखाया गया है बी में और इसको परागकोश बोलते हैं और इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। इस तरह से पुष्प में परागण को की क्रिया को दिखाया गया है।
पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। चित्र 12.10 ए और बी में इसे दिखाया गया है। निषेचन। नर और मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मनन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। चित्र 12.11 युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। यहाँ पर चित्र 12.11 में निषेचन युग्मनज का निर्माण को दिखाया गया है। यहाँ पर ये अंडकोशिका को दिखाया गया है। यहाँ पर ये युग्मनज निर्माण को दिखाया गया है। इसको पराग नलिका बोलते हैं और यहाँ पर अंकुरित होता हुआ परागकण दिखाया गया है। यहाँ पर ये अंकुरित होता परागकण दिखाया गया है और ये निषेचन की क्रिया को दिखाया गया है। 12.3 फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। चित्र 12.12 ए और बी में से दिखाया गया है। यहाँ पर चित्र 12.12 ए में सेब का एक भाग दिखाया गया है और बी में बादाम को दिखाया गया है। 12.4 बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए कि किसी पादप के किसी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिद या नए उगे पौधे के बीज धूप, जल और खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। यहाँ पर चित्र 12.13 ए में शहीजन या ड्रमिस्टिक को दिखाया गया है और बी में द्विफल मेपिल के बीज को दिखाया गया है। यहाँ पर ये बीज है और यहाँ पर ये पंख को दिखाया गया है। ए में शहीजन या ड्रमस्टिक और बी में द्विफल या मेपिल को दिखाया गया है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। शहीजन या डर्मिस्टिक तथा द्विफल या मेपिल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज चित्र 12.13 ए और बी घासों के हल्के बीज अथवा आक अथवा मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। चित्र 12.14 ए और बी में इसे दिखाया गया है। कुछ बीज
जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं ताकि वे जल में पलवन या तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी या कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र 12.14 ए में सूरजमुखी के रोमयुक्त फल को दिखाया गया है और बी में मदार या आग के रोमयुक्त बीज को दिखाया गया है। पाए जाते हैं और इनके उदाहरण यूरेना एवं जेंथियम हैं, जैसे चित्र 12.15 में इसे दिखाया गया है। ये देखिए चित्र 12.15 में जेंथियम को दिखाया गया है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं, जैसे एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। तो इस तरह से ये हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया है।